गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत जो हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ चुके थे वो था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी की सारी सत्ता है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत पूरी तरीके से हो गया भारत के अंदर। लेकिन उसके बाद में भी शिक्षा के लिए प्रयत्न जारी रहे और विश्वविद्यालय, फिर कॉलेज, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग और प्राथमिक शिक्षा आयोग पर भी चर्चा हमने की थी। अब जो भी हमारी स्वतंत्रता काल से पूर्व की जितनी भी शिक्षा थी, चाहे मैकाले हो, वुड का घोषणा पत्र हो, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित मैं आपको टेस्ट में भी जरूर प्रश्न दूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है, फ्रेश है, क्योंकि हमने अब जो भी शिक्षा पढ़ रहे थे वो स्वतंत्रता काल के पूर्व की शिक्षा पढ़ रहे थे जब हमारा देश गुलाम था। लेकिन अब हम जो भी शिक्षा पढ़ेंगे या शिक्षा में जितने भी प्रयास पढ़ेंगे वो सारे के सारे स्वतंत्रता काल के बाद की शिक्षा पढ़ेंगे, यानी कि हमारा देश आजाद होने के बाद में कौन कौन से प्रयास हुए। तो हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर काल में शिक्षा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा या फिर आजाद भारत के बाद की शिक्षा। हम जो भी आपको अच्छा लगे हम वो सरल से सरल वर्ड में हम उसको बोल सकते हैं। स्वतंत्रता काल के बाद में शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, किस प्रकार से नए नए आयाम जोड़े गए, वो सारी की सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। आपको पता ही है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब से ही हमारे भारत देश में उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए नए प्रयास किए गए। हमारे भारत का जो संविधान लिखा गया था उस संविधान में भी ये लिखा गया था कि जब से संविधान में कार्य करना प्रारंभ होगा, संविधान में जिस वक्त से संविधान से संबंधित या संविधान के अनुरूप हम कार्य करना आरंभ करेंगे उसके 10 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हमारे भारत के संविधान में लिखा गया था कि जिस दिन से या जब से हम संविधान में कार्य करना आरंभ करेंगे उस वक्त से लेकर 10 वर्ष के अंदर या 10 वर्षों तक हमारी जो शिक्षा है, ठीक है, वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो जानी चाहिए। यानी कि हमारे मतलब पहले से ही जो शिक्षा के प्रति जागरूकता संविधान से ही हमारी उत्पन्न हो गई थी। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही सोच काफी इससे संबंधित विचार आ रहे थे और देश आजाद होने के बाद में क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके थे, हमारी खुद की सोच हम हमारे कानूनों में डाल सकते थे, तो इस वजह से शिक्षा पर और अधिक प्रभावी रूप से हमने कार्य करना आरंभ कर दिया था। लेकिन इसमें स्वतंत्रता काल में शिक्षा में इसको उच्च बनाने के लिए, इसको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे बहुत सारे नेताओं ने और हमारे बहुत सारे समाज सुधारकों ने कार्य किया था। इसके ऊपर नेताओं ने भी अपना बहुत सारा योगदान दिया था शिक्षा को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए और सबसे मेन जो हमारा कार्य किया है वो हमारे समाज सुधारकों ने किया है, जिन्होंने बहुत अधिक बल दिया शिक्षा के ऊपर। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो अल्प जो पिछड़ी जाति है, जो जाति है उनके लिए शिक्षा हो, तो बहुत सारी शिक्षाओं के लिए प्रयास किए गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार 2009 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने शिक्षक के उत्तरदायित्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिसे संपूर्ण दायित्व शिक्षक पर रहा है। यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो 2009 से जोड़ा गया था, और जब से 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, तब से ही शिक्षक के उत्तरदायित्व में वृद्धि हो गई है। मतलब शिक्षक की जिम्मेदारियां बढ़ सी गई है, क्योंकि शिक्षा में अगर कुछ भी चीजें होती है तो हम किसको उत्तरदायित्व मानते हैं? शिक्षक को उत्तरदायित्व मानते हैं। यदि रिजल्ट फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया, तो उसके लिए भी हम शिक्षक को जिम्मेदार मानेंगे। यदि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो उसके लिए भी हम शिक्षक को उत्तरदायित्व मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है शिक्षा के अंतर्गत, जिसको माता पिता या अभिभावक शिक्षक को ही उत्तरदायित्व मानते हैं। जैसे कि एक अभिभावक ये जानने का, जैसे कि जो भी माता पिता है वो ये जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि भाई यदि शिक्षा व्यवस्था में कुछ गलती हो गई है या फिर शिक्षा सही से नहीं दी जा रही है तो इसकी गलती कहाँ है, मतलब इसकी जड़ें कहाँ से हो रही है। नहीं, वो इसकी कमियों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सिर्फ शिक्षक पर ही कमियां थोपने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो शिक्षक का उत्तरदायित्व है शिक्षा के अंतर्गत वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ भी चीजें होती है, सारा का सारा एग्जाम शिक्षक पर ही आता है। इसके साथ साथ में जिसमें शिक्षक शिक्षा के पूर्णतः नवीन विचारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को किस तरीके से नवीन तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं, इस पर अधिक चर्चा हुई और शिक्षकों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इसके विभिन्न आयामों को जोड़ा गया। जैसे कि इस स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में पूर्णतः नवीन विचारों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा का स्वरूप वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्वीकार किया गया था। जो भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का जो भी प्रारूप स्थापित हुआ या फिर इसको स्वीकार किया गया, इसको कैसे बनाया गया कि भाई आने वाली जो भी समय है उसमें शिक्षा के कैसे आयाम होंगे, कैसे परिवर्तन होगा शिक्षा में और कैसे नए नए विचारों को जोड़ा जाएगा, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही इस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य देख लेते हैं। अब इसके कितने उद्देश्य हैं? अब शिक्षक शिक्षा 2009 के 2 उद्देश्य बताए गए हैं यहाँ पर। पहला तो है प्रत्यक्ष उद्देश्य, और दूसरा है अप्रत्यक्ष उद्देश्य। पहला है प्रत्यक्ष उद्देश्य और दूसरा है अप्रत्यक्ष उद्देश्य। पहले हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या क्या है। तो प्रत्यक्ष उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य है वो है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण। भाई हम विद्यार्थी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में सारी की सारी चीजें डालना चाहते हैं जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को भी तो वैसा होना पड़ेगा ना कि ताकि वह अपनी पूरी योग्यता के साथ में विद्यार्थियों को पढ़ा सके। और ऐसा कब होगा जब शिक्षक अपनी
पूरी ट्रेनिंग या जो भी प्रशिक्षण ले रहा होगा उसमें वह उचित पाठ्यक्रम को पढ़े। भाई शिक्षक शिक्षा जो है उसमें उचित पाठ्यक्रम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षार्थी को बताने से पहले शिक्षक को खुद को ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि क्या होगा कि जो शिक्षक है वो अपने विषय का ज्ञाता हो जाएगा, योग्य हो जाएगा और सारे के सारे ज्ञान उसमें समाहित हो जाएगा। ऐसी दृष्टि में वह बच्चे को कुछ भी समझा सकता है, उसको चीजें क्लियर करा सकता है ना। तो इसलिए पाठ्यक्रम सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। भाई हमारा सिलेबस, हम क्या पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से विषय वस्तु समाहित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए भी। हम विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले हम खुद समझते हैं, ठीक है। हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक बहुत प्रभावी पाठ्यक्रम को पहले से ही पढ़ चुके होंगे। इसलिए शिक्षा के लिए एक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ही शिक्षक की और विद्यार्थी के भविष्य की नींव जुड़ी हुई होती है। दूसरा पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्माण। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्माण। भाई हम ऐसा तो नहीं है कि हम 12th पास करते ही शिक्षक बन गए, ठीक है, या फिर कॉलेज करते ही हम शिक्षक बन गए। हाँ, हम निजी संस्थाओं में जरूर शायद काम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से हम ट्रेंड नहीं होंगे, ट्रेनिंग हमें पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। इसलिए शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय रखा गया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके लिए दो अलग अलग चीजें बताई गई है। पहला तो है एसटीसी लेवल के शिक्षकों के लिए, दूसरा है बीएड लेवल के शिक्षकों के लिए। जैसे कि 12वीं पास कर आप एसटीसी का कोर्स कर सकते हैं। जब आप 12वीं पास कर एसटीसी का 2 साल का या फिर 2.5 वर्ष का जो भी कोर्स करेंगे, उसके अंतर्गत आपको प्राथमिक स्तर के शिक्षक आप बन सकते हैं, जिसमें कि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस प्रकार से उनसे बातें करेंगे, किस प्रकार से उनको पढ़ाएंगे, वो सारी की सारी ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। दूसरी जो चीजें हैं वो है बीएड, कि हम जो 12th करने के बाद में हम स्नातक की डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी कि ग्रेजुएट हो जाते हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास में आ जाती है। उसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं। बीएड के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा तक के आप शिक्षक नियुक्त होंगे, उसमें आपको वो सारी चीजें कराई जाएगी, जैसे कि आपको शिक्षक के तौर पर कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो इसीलिए शिक्षक शिक्षा के लिए भी जो पाठ्यक्रम का जो समय है या फिर जो भी हम उचित समयावधि माने, उसका भी निर्माण किया गया है। फिर है शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का सबसे पहला जो भी शिक्षक शिक्षा 2009 का सबसे पहला जो उद्देश्य है प्रत्यक्ष रूप से वो यही है कि शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। यदि हम भविष्य में विद्यार्थियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई देश का आने वाली जो भी पीढ़ी है वो एक आदर्श, नैतिकवान और जिम्मेदारी पूर्ण नागरिक बने, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो ही कल का भावी भविष्य बनेगा, कल के भावी नागरिक बनेंगे। तो उनको सारी की सारी चीजें देने के लिए, आदर्श से जोड़ने के लिए, नैतिक शिक्षा से जोड़ने के लिए और अपने विषय से संबंधित सारा ज्ञान देने के लिए हमें एक ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कि योग्य हो और गुणों से भरपूर हो। योग्य हो, अपने विषय का ज्ञाता हो, अपने विषय में योग्य हो और साथ ही साथ में उसमें अच्छे गुणों का विकास हो, वो चरित्रवान हो, वो हमेशा समय को लेकर पाबंद हो, वो हमेशा बच्चों से कभी भी ना तो कठोरता से ना ही लचीलेपन से
यानी कि एक वो बैलेंस बनाकर चीजें चले और बच्चों को हमेशा बुरे काम में फंसने से बचाता हो। ठीक है, यदि बच्चे को कोई समस्या आ जाए तो भाई वो अपने उनके अभिभावकों से भी बात कर सके। तो हमें ऐसे गुणवान शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षक शिक्षा से ही हमें मिल सकते हैं कि उनको तब सारे के सारे पाठ्यक्रम में वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ही सारे के सारे गुणों का विकास उसमें कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक का विकास एक सुगमता के रूप में। नेक्स्ट है शिक्षक का विकास एक सुगमता के रूप में। शिक्षक का विकास एक सुगमता के रूप में, यानी कि शिक्षक का जो है वो एक सरल मार्ग की तरफ उसका विकास होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का विकास ऐसा हो जिससे कि वह बच्चों का भी विकास कर सके। सरल स्वभाव का शिक्षक होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है जो शिक्षक की जो छवि है वो बच्चों पर पड़ जाए और बच्चे भी शिक्षक की तरह ही कार्य करने के लिए और व्यवहार करने के लिए उत्सुक हो जाए। इसलिए शिक्षक को हमेशा अपना सरल स्वभाव रखना चाहिए। यह सारी की सारी चीजें जब शिक्षा जब टीचर जो शिक्षक है वो जो ग्रहण कर रहा हो तभी से इसको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक का विकास सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। शिक्षक का विकास सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, यानी कि शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है और विद्यालय के अंतर्गत रहकर सिर्फ शिक्षा बांटना ही नहीं है, वरन शिक्षक का काम ये है कि वह समाज में भी व्याप्त सभी बुराइयों को दूर कर सके, उनको मिटाने के उपाय वह ढूंढ सके। इसके लिए क्या कर सकता है शिक्षक? इसके लिए शिक्षक विद्यालय स्तर पर समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है जिसके अंतर्गत समाज में व्याप्त बुराइयों पर चर्चा की जा सके और उनको दूर करने के उपाय भी बता सके। साथ ही साथ में शिक्षक जो है वो बच्चों को लेकर समाज में जाकर गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं जिससे कि भी लोगों को एक संदेश मिल सके कि हाँ भाई ये सामाजिक बुराइयां हैं जो कि समाज में व्याप्त है, उनको सच में दूर करने चाहिए। इसलिए जो शिक्षक का सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही होता है, क्योंकि बच्चा परिवार से आता है और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। इसीलिए सबसे पहले शिक्षक का यही दायित्व होता है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करे और संपूर्ण समाज या फिर सामाजिक प्राणियों को उन सभी बुराइयों से दूर रखने का प्रयास करे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ, यही कि अभी कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन जो आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं वो आशाजनक है, यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक सुधार भी हो जाएगा और हो भी रहा है। इसलिए आप 18+ है तो प्लीज़ वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराएं और अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। नमस्ते।